हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक रहेगा क्या चल रहा है अपने पास, अणुसंख्यक गुणधर्म। ठीक है, जो 30 लास्ट वाला अणुसंख्यक गुणधर्म है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे अपन। तो उसके पहले अपन छोटा सा टॉपिक उठाते हैं। टॉपिक का नाम क्या अपने पास, विसरण। क्या नाम है इसका, विसरण। ठीक है, तो इसको विसरण की परिभाषा समझने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल किसका है मेरे पास, ये किसका सिलेंडर है, एलपीजी गैस का, जो घर में रसोई गैस होती है उसका ये सिलेंडर है। ठीक है, इसके अंदर कौन सी गैस भरी हुई, आप जानते होंगे 10वीं में आता है अपने पास लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी के बारे में। ठीक है, तो जिसका, ठीक है, तो ये सिलेंडर है, इसके अंदर एलपीजी गैस भरी हुई। जैसे मैं इसका ढक्कन खोलूंगा, इसके ढक्कन को हटाऊंगा, गैस कहाँ जाएगी, बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो गैस कहाँ भरी हुई, अंदर और बाहर। ठीक, खोलने के पहले गैस क्या थी, शून्य। गैस की मात्रा क्या थी अंदर, शून्य। ठीक है, और अंदर क्या थी, अधिक। ठीक है, तो जैसे ही इस सिलेंडर का ढक्कन या पिस्टन खोला जाता है, फटाफट क्या हो जाती, ये एलपीजी गैस क्या हो जाती, इस सिलेंडर से निकल कर फटाफट कहाँ जाएगी भाई, बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, विसरण। कोई अपन ने यहाँ ऊर्जा खर्च नहीं की। ठीक है, किसी भी प्रकार का अपन ने कोई बाहरी यंत्र यहाँ नहीं लगा। ये गैस अपने आप ही सिलेंडर से कहाँ जाती है, बाहर। जो काम अपने आप होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, स्वतः। ठीक है, तो मैं परिभाषा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। किसी भी पदार्थ का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन क्या कहलाता है भी। ठीक है, अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गमन क्या कहलाएगा, विसरण कहलाएगा। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। इत्र की शीशी, जो सेंट होता है, इत्र होता है। ठीक है, ये छोटी सी बोतल मेरे पास, इसके अंदर क्या भरा हुआ भाई, इत्र भरा हुआ। जैसे अपन इसका ये ढक्कन, ये पैक है फिलहाल, जैसे अपन इसका ढक्कन खोलेंगे, इत्र कहाँ जाएगा, बाहर वातावरण में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। जो खुशबू क्या हो जाएगी, पूरे वातावरण में फैल जाएगी। ठीक है, तो ये जो खुशबू का वातावरण में फैलना, ठीक है, बंद शीशी से, जैसे बंद शीशे का मैं ढक्कन खोला, इत्र की जो खुशबू होगी सारे वातावरण में फैल जाए। तो ये दोनों जो घटनाएं हैं, ये घटनाएं किसके बारे में बताते हैं अपन को, विसरण के बारे में बताती है। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, तो आप हेडिंग डालिएगा विसरण, चाहो तो डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, परिभाषा लिखिए इसकी, किसी पदार्थ का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गमन। ठीक है, किसी पदार्थ का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गमन विसरण कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल लिखेगा इसका। पहला उदाहरण, इत्र की शीशी को कमरे के एक कोने में खोलने पर, इत्र की शीशी को कमरे के एक कोने में खोलने पर पूरे कमरे में इत्र का स्वतः फैल जाना। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल देखिएगा। ये गया अपने पास बीकर। ठीक है, बीकर में क्या बना हुआ है, पानी। ठीक है, बीकर किसा है, कांच का। तो आपको जो बीकर कैसा नजर आएगा, ये देखेंगे तो अपन पारदर्शी। अब अपन ने क्या किया, इसमें क्या डाल दिया, KMnO4। ठीक है, KMnO4 इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, तो जैसे अपन डालेंगे, जो पानी पहले पारदर्शी था, ठीक है, पानी क्या था पहले, पारदर्शी था। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, पूरे विलेन का, जैसे अपन KMnO4 का टुकड़ा इसके अंदर डालेंगे, टुकड़ा था, एक क्रिस्टल था अपने पास। इस क्रिस्टल को जैसे इस पानी के अंदर डाला जाता है, जो पहले पारदर्शी था, अब ये क्या हो जाएगा, समांगी बैंगनी। जो अपने पास विलेन होगा उसका रंग क्या हो जाएगा, बैंगनी कलर का हो जाएगा। पूरा विलेन ही क्या हो जाएगा, बैंगनी। जो पहले पारदर्शी था, पारदर्शी से किसमें बदल जाएगा, ये बैंगनी रंग में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो दूसरा उदाहरण लिखिए, किसमें चल रहा है, विसरण का दूसरा उदाहरण। ठीक है, लिखिए, जल से भरे बीकर में KMnO4 का सांद्र विलयन डालने पर इसका, KMnO4 का सांद्र विलयन डालने पर इसका समांगी, ठीक है, समांगी बैंगनी विलयन बनना। ठीक है, तो ये पढ़ा आपने किसके बारे में, विसरण के बारे में। ठीक है, अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वह रहेगा परासरण। ठीक है, ये एक प्रकार का क्या है भी, अणुसंख्यक गुणधर्म। नेक्स्ट टॉपिक परासरण। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑस्मैटिक प्रेशर।
ठीक हो जाएगा प्रेशर। ठीक है, ओपी, ओपी से बताते हैं इसको, ओपी से। तो अपना जो लास्ट गुणधर्म है, ठीक है, अणुसंघीय गुणधर्म, उसका नाम क्या है भी, परासरण दाब। ठीक है, तो परासरण क्या होता है, ठीक है, एग्जाम्पल घर में जो अपन ने देखे होंगे, क्या ये कोई बीकर था, ठीक है, बीकर में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। अपने पास कोई गाजर थी जो कई दिनों से घर में रखी हुई थी, ये क्या भी पिचकी हुई है। ठीक है, जैसे इस गाजर को अपन ने, सूखी गाजर को, ये क्या भी सूखी गाजर, जैसे इसको पानी में रखेंगे फूल के मोटी हो जाएगी इस तरीके से कुछ। ठीक है, जो पिचकी हुई थी, ठीक है, इसका आकार बदल जाएगा, इसके अंदर पानी भर जाए, इसके कारण ये क्या हो जाएगी, फूल जाती है। ठीक है, ऐसे पानी में अपन ने मुरझाया हुआ फूल रख दिया या फूल की पत्ती रख दी। ठीक है, जो पहले जो पत्ती मुरझाई हुई थी, वो एकदम पत्ती क्या हो जाएगी, फूल की क्या हो जाएगी, गोल हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आम का टुकड़ा, ऐसे ही कोई आम का टुकड़ा था, ये तो क्या है, फूल की पत्ती, फूल की पत्ती। ये क्या, कच्चा आम, जो बुक में एग्जाम्पल दे रखे मेरे पास, कच्चा आम, जैसे सिकुड़े हुए आम को या कच्चे आम को अपन पानी में डाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फूल जाता है। ठीक है, तो ये जो घटनाएं हुई, ये किसके उदाहरण है, परासरण के उदाहरण। ठीक है, लिखिए, परासरण हेडिंग डाल लीजिएगा, लिखिए, उदाहरण दे रखे हैं सीधे बुक में। तो प्रकृति तथा घर पर कोई सामान्य घटनाएं होती हैं, जैसे वातावरण में जल की कमी से सूखी हुई गाजर को जल में रखने पर ताजा होना। ठीक है, नेक्स्ट, मुरझाए हुए फूलों को ताजा जल में रखने पर पुनः ताजा होना। नेक्स्ट, कच्चे आम के टुकड़ों को जल में रखने पर उनका फूलना। ये सभी परासरण के उदाहरण हैं। तथा इनमें सभी पदार्थ झिल्लियों युक्त हैं, जिसे अर्ध पारगम्य झिल्ली, बोर्ड पे लिखा हूं मैं, जिसे अर्ध पारगम्य, ठीक है, जिसे बोर्ड पे देख लेना, अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं। तो आपके मन में उदाहरणों क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये क्या होता है अर्ध पारगम्य झिल्ली, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप, क्या, अर्ध पारगम्य झिल्ली। इसका इंग्लिश में नेम देखिएगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, या शॉर्टकट इसको क्या बोलते हैं अपन, SPM। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिएगा नेक्स्ट, SPM। ठीक है, तो SPM इस प्रकार की एक झिल्ली होती है। ये जंतु से भी प्राप्त हो सकती है, ये पौधे से भी प्राप्त हो सकती है, और ये बनाए भी जा सकती है। ठीक है, तो इस झिल्ली में क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, इस तरीके से बहुत छोटे छोटे छेद होंगे। ठीक है, समझने के लिए बता रहे हैं आपको, इसमें से बहुत सारे असंख्य छेद होंगे। ठीक है,
अब इसके छेद, और ये कोई विलयन है, विलयन का मतलब क्या होगा, विलय, और क्या हो जाएगा, विलायक। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर ये दोनों बन के क्या कहलाता है अपने पास, विलयन। ठीक है, ये दोनों बन के विलयन कहलाएंगे अपने पास। ठीक है, तो विलय और विलायक दोनों प्रेजेंट है। तो विलय का आकार तो क्या होगा, विलय के कण होंगे, कणों का आकार क्या होगा, बड़ा होगा इस तरीके से। और जो विलायक होगा, विलायक के कणों का आकार क्या होगा, बहुत छोटा छोटा होगा। ठीक है, तो देखना विलय के कणों का आकार तो क्या है, ये क्या है, एसपीएम, और ये क्या है, सूक्ष्म छिद्र, सूक्ष्म छिद्र। ठीक है, यहाँ तक। तो ये मेरे पास एसपीएम है, और ये एसपीएम में क्या है, एक झिल्ली होती है, इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। तो छेदों का आकार तो छोटा है, या विलय के कणों का आकार क्या है, बड़ा है। तो ये इसके अंदर, इन छेदों के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते। विलायक के कण क्या है, भी छोटे हैं, तो ये आराम से इसके अंदर क्या कर देंगे, प्रवेश कर जाएंगे, जिसके अंदर प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि विलय के कणों का आकार बड़ा था और विलायक के कणों का आकार छोटा था। ठीक है, तो इस प्रकार की झिल्ली होती है जिसमें छेद बहुत छोटे होते हैं। विलय तो नहीं जा पाएगा, लेकिन विलायक के कण इसमें प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार की झिल्ली को क्या बोलते हैं अपन, अर्धपारगम्य झिल्ली, या क्या बोलेंगे, एसपीएम। ठीक है, तो परिभाषा लिखी इसकी एसपीएम की, वह झिल्ली जिसमें से होकर केवल विलायक के अणु गुजर सकते हैं, केवल विलायक के अणु गुजर सकते हैं, लेकिन विलय के बड़े अणु नहीं, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है, अर्धपारगम्य झिल्ली या एसपीएम कहलाती है। ठीक है, तो झिल्ली कैसी होती है देखिए। ठीक है, ये झिल्ली क्या सतत रहेगी, ऐसे नहीं बीच में टूटी हुई झिल्ली, क्या एकदम से सतत रहेगी। ठीक है, बहुत पतली सी होगी या फिल्म जैसी होगी। ठीक है, ये क्या होगी, लगातार रहेगी, तो उसके लिए क्या शब्द यूज करते हैं, सतत शीट, या क्या बोलेंगे, फिल्म। इसका मतलब क्या है, ये बीच में से कहीं टूटी हुई नहीं होगी, पूरी जैसे बोर्ड है, ठीक है, ऊपर से लेके नीचे तक है, उसी प्रकार से ये पूरी होगी, ऐसा नहीं कि बीच में टूटी हुई है 2 टुकड़ों में या 3 टुकड़ों में। ठीक है, ये पूरी कंटिन्यूअस रहेगी, सतत शीट रहेगी, या पतली होगी तो उसको क्या बोल देंगे, फिल्म बोलेंगे। इसमें सूक्ष्म छिद्रों का क्या होता है, पूरे में जाल फैला होता है। ठीक है, ये अपन को जंतु से भी प्राप्त हो सकती है, ये अपन को वनस्पति से प्राप्त हो सकती है, या अपन इसको कहाँ, प्रयोगशाला में भी बना सकते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा आप एसपीएम के गुण, नेक्स्ट हेडिंग इसी के अंदर ही छोटा सा, एसपीएम के गुण। ठीक है, लिखिए पहला गुण, फर्स्ट, ये झिल्लियां सतत शीट, ये झिल्लियां सतत शीट या फिल्म होती हैं, तथा इनमें सूक्ष्म छिद्रों का जाल होता है, सूक्ष्म छिद्रों का जाल होता है। ये झिल्लियां जंतु या वनस्पतियों से प्राप्त हो सकती हैं, ये झिल्लियां जंतु या वनस्पतियों से प्राप्त हो सकती हैं। ठीक है, ये झिल्लियां या तो जंतुओं से मिलेगी अपन को, जानवरों से मिलेगी, या वनस्पति से प्राप्त हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट, ये सुअर के ब्लैडर, ठीक है, लिखिएगा, ये सुअर यानी पिग, ये सुअर के ब्लैडर। ठीक है, सुअर के ब्लैडर का मतलब क्या होगा अपने पास, मूत्राशय। ठीक है, ब्लैडर की तरह, सुअर के ब्लैडर की तरह, ठीक है, प्राकृतिक रूप में, ठीक है, सुअर के ब्लैडर की तरह प्राकृतिक रूप में, या सेलोफोन की तरह। ठीक है, बोर्ड पे लिख रहा हूं, सेलोफेन की तरह प्रयोगशाला में बनाई जा सकती है। ठीक है, सेलोफेन की तरह प्रयोगशाला में बनाई जा सकती है। ठीक है, उदाहरण लिखिएगा इसका,
पोटेशियम फेरिसाइनाइड, पोटेशियम फेरिसाइनाइड, पोटेशियम फेरिसाइनाइड से बनी संश्लेषित अर्धपारगम्य झिल्ली बहुत प्रबल होती है। ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली बहुत प्रबल होती है, जिसे विभिन्न प्रयोगों में प्रयुक्त किया जाता है। जो अपना टॉपिक है अब क्या है भी, परासरण। तो परासरण को समझने के लिए अपन एक डायग्राम की तरह हेल्प से इसको समझने की कोशिश करते हैं। परासरण होता है क्या? ठीक है, तो आपको थोड़ी देर पहले मैं क्या बता चुका हूँ, एसपीएम के बारे में बता चुका हूँ। एसपीएम क्या होती है? एक प्रकार की सतत झिल्ली होती है। ठीक है, जिसमें क्या होते हैं? छोटे छोटे जो असंख्य छिद्र होते हैं। ठीक है, इसकी विशेषता, इसके गुण में लिखा चुके हैं आपको। उस गुणों में क्या लिखा था वाला पॉइंट? ठीक है, इसमें ये सतत शीट होती है और उसमें क्या होता है? अनेक असंख्य क्या होते हैं? सूक्ष्म छिद्र होते हैं। ठीक है, सूक्ष्म छिद्रों की खासियत क्या होती है कि उसमें सिर्फ विलायक के अणु ही गुजर सकते हैं, विलेय के अणु गुजर नहीं सकते, क्योंकि विलेय के अणुओं का आकार क्या होता है? छिद्रों की अपेक्षा बड़ा होता है, और विलायक के अणुओं का आकार क्या होता है? भी छोटा होता है, इसलिए आराम से गुजर जाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ क्या होगा। ठीक है, तो अपने पास ये कीप है, कांच की कीप है। कीप के जो ऊपर वाला खुला हुआ मुंह होगा, जैसे आप जानते हो कीप इस तरीके से, ये इस तरीके से कीप है, ये कीप है। तो ऊपर जो खुला हुआ है, इस पे अपन ने क्या लगा दिया है? एसपीएम लगा चुके हैं। और इस कीप को अपन क्या करके भाई उल्टा करके, ठीक है, कीप में क्या कर दिया अपन ने? शर्करा का विलयन भर दिया। ठीक है, इस कीप के अंदर, कांच की जो कीप है उसके अंदर अपन शर्करा का विलयन भर चुके हैं। ठीक है, शर्करा का विलयन भरने के बाद, ये सपोज करो अपने शर्करा का विलयन है, इस विलयन को भरने के बाद अपन इस पे क्या लगाएंगे भाई? एसपीएम। ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली लगा देते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। और इस कीप को फिर अपन उल्टा करके, ठीक है, उल्टा करके कहाँ भर देते हैं? विलायक से भरे हुए बीकर में रख देते हैं। ये कांच का बीकर है, कांच का बीकर। इस बीकर में क्या भरा हुआ है? शुद्ध विलायक भरा हुआ है। और जिस कीप में अपन ने शर्करा का विलयन भरा था, उस विलयन को, ठीक है, उस कीप को अपन उल्टा करके इस विलायक से भरे बीकर में रख देते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। थोड़ी देर बाद अपन इस तरह से ये सेटअप प्रैक्टिकली इसको जमा ले देते हैं। ठीक है, और कुछ देर बाद अपन देखते हैं कि कीप के अंदर जो शर्करा का विलयन जो यहाँ तक था, ठीक है, ये इसकी ये विलयन में क्या होता है? इसमें क्या होता है? जो ये वाली पतली नली थी, इसमें नली का आकार, जो नली के अंदर जो विलयन भरा होता है, ये विलयन कहाँ पहुंच जाए? थोड़ी देर बाद कहाँ पहुंच जाएगा भाई? इतना पहुंच जाए। और कितना पहुंच जाए? एक ऊंचाई ये प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो ये जो घटना हुई है, ये घटना क्या कहलाएगी? परासरण। ठीक है, ये जो घटना हुई है, घटना क्या कहलाती है? अपना परासरण कहलाती है। ठीक है, तो ये दोनों द्रव्य थे, कौन सा? विलायक और विलयन। ये किसके द्वारा पृथक थे भाई? एसपीएम अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा ये पृथक थे। ठीक है, तो देखिएगा आप, तो अपरासरण क्या होता है? जब किसी दो विलयनों को, ठीक है, या विलयन या विलायक को एसपीएम के द्वारा पृथक कर लिया जाता है, तो जो विलायक के अणु होते हैं, ठीक है, अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, अब विलायक अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करना प्रारंभ कर देते हैं, या विलयन के जो विलायक के अणु होते हैं कहाँ जाते हैं भाई? अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए विलयन की ओर पहुंच जाते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो ये क्या पढ़ा आपने? परासरण की परिभाषा। ठीक है, तो पहले परिभाषा लिखिए आप। परासरण हेडिंग डाल लीजिएगा। परासरण ऑस्मोसिस, लिखिए परिभाषा इसकी। जब एक विलायक तथा इसमें किसी विलेय के घोलने से बना विलयन, ठीक है, ये रहा एक विलायक और ये क्या भर दिया अपन ने? विलयन, तथा इसमें किसी विलेय के
घोलने से बना विलयन अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है। अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है। तो इस स्थिति में विलायक का अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन की ओर स्वतः गमन परासरण कहलाता है। नेक्स्ट लाइन से यह परासरण तब तक होता रहता है जब तक कि अर्ध पारगम्य झिल्ली के दोनों ओर विलयन की सांद्रता समान न हो जाए। ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा? जब तक कि दोनों ओर जो विलयन है उनकी सांद्रता बराबर न हो जाए। नेक्स्ट लाइन से परासरण की इस घटना को निम्नलिखित चित्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको दोनों डायग्राम है, बुक के अंदर एक ही डायग्राम है, एक ही डायग्राम के अंदर दोनों चीजें दे रखी है। तो आप फर्स्ट डायग्राम अलग बनाइएगा और सेकंड डायग्राम अलग बनाइएगा। फर्स्ट में ये तले नीचे है और सेकंड डायग्राम में क्या हुआ कि विलायक के अणु क्या करके, जो विलायक के जो अणु थे ये SPM के छेदों से होते हुए कहाँ चले गए भाई? विलयन की ओर स्वतः गमन कर चुके हैं, जिससे क्या हुआ, विलयन का जो तल था ऊपर उठ चुका है। और कितना ऊंचा उठ गया? ये H ऊंचाई तक ये ऊंचा उठ जाता है। ठीक है, तो बुक के अंदर एक ही डायग्राम है, आपको बोर्ड से दोनों डायग्राम बनाने। ये पहला डायग्राम, ठीक है, परासरण के पहले, और ये परासरण के बाद की स्थिति। ठीक है, डायग्राम अच्छे से बनाइएगा दोनों। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, फिर बना लीजिएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हेडिंग अपना नेक्स्ट हेडिंग क्या अपना, क्या हेडिंग है? परासरण तथा विसरण में अंतर। ठीक है, दोनों में क्या अंतर है? ठीक है, हेडिंग डाल लीजिएगा। तो परासरण अभी जो पढ़ा अपन ने, परासरण में किसकी आवश्यकता होता है? होती है SPM की, मतलब अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। ठीक है, परासरण सिर्फ एक ही दिशा की ओर होता है, किससे? विलायक से विलयन की ओर। ठीक है, जबकि विसरण जैसे इत्र की शीशी खोलेंगे, इस कोने में खोली तो पूरे कमरे में क्या हो जाएगी? फैल जाएगी। मतलब जो परासरण होगा केवल एक दिशा में होता है, जबकि विसरण क्या होता है? भी सभी दिशाओं में होता है। इस प्रकार अपने पास कितने अंतर हैं? 2 अंतर हैं। तो आप पहला अंतर लिखिएगा, फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा। फर्स्ट हेडिंग लिखिए, परासरण के लिए अर्ध पारगम्य झिल्ली, या शॉर्टकट में SPM, परासरण के लिए अर्ध पारगम्य झिल्ली SPM की आवश्यकता होती है, जबकि विसरण के लिए नहीं। नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट का मतलब दूसरा अंतर, 2 अंतर पढ़ेंगे अपने। दूसरा, परासरण में विलायक का प्रवाह केवल एक दिशा में होता है, जबकि विसरण में
पदार्थ का प्रवाह, विस्तरण में पदार्थ का प्रवाह सभी दिशाओं में होता है। विस्तरण में पदार्थ का प्रवाह सभी दिशाओं में होता है। ठीक है, तो ये अंतर हुआ कंप्लीट अपना। नेक्स्ट हेडिंग क्या अपना, परासरण दाब, इंग्लिश में क्या बोले, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, इस ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया है। ठीक है, डायग्राम में देखिएगा ये एक बीकर है। ठीक है, बीकर के इसके दो भाग हैं। बीकर को अपन ने दो भागों में बांटा है, एक तो ए भाग और बी भाग। ठीक है, ए भाग में क्या भरा अपने विलायक और बी भाग में क्या भरा अपन ने विलयन। क्लियर आता है। और दोनों भागों अपन ने किससे पृथक कर दिया भाई। ठीक है, बीच में से किससे पृथक कर रखा है, ये अर्धपारगम्य झिल्ली से, या इसको क्या बोलेंगे अपन, एसपीएम। ठीक है, एसपीएम द्वारा अलग अलग है ये। ठीक है, तो परासरण की परिभाषा जो अपन पहले वाला डायग्राम था, ठीक है, उसमें बताया आपको परासरण में क्या होता है कि विलायक के जो अणु होते हैं वह विलयन की ओर गमन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, पहला प्रोसेस, फर्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, जो विलायक के अणु होंगे ये कहाँ जाएंगे, ए से कहाँ जाएंगे भाई, ये ए से कहाँ जाएंगे, बी की ओर जाएंगे। ठीक है, ए भाग से बी की ओर जाएंगे, जिससे क्या होगा, ठीक है, ये वाला पिस्टन कहाँ जाएगा, ए से कहाँ जाएगा भाई, डी की ओर। ठीक है, मतलब P1 पिस्टन कहाँ जाएगा, नीचे की ओर, जबकि P2 पिस्टन कहाँ जाएगा भाई, ए से कहाँ पहुंच जाएगा, सी की ओर। क्लियर, ये पहली कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन। फिर समझिएगा इसको। ठीक है, पहली कंडीशन में क्या होगा, जो विलायक के अणु हैं ये ए भाग से बी भाग की ओर जाएंगे, ए से बी की ओर जाएंगे, ए से बी की ओर जाएंगे, जिससे क्या होगा, ये जो बी वाला भाग है, जो P2 पिस्टन है, ये पिस्टन कहाँ जाएगा, ए से कहाँ जाएगा भाई, सी की ओर। ठीक है, ए से कहाँ जाएगा, ये सी की ओर जाएगा, जबकि जो P1 पिस्टन है ये नीचे की ओर आएगा, अर्थात ए से कहाँ जाएगा, डी की ओर। ठीक है, ये पहले पढ़ा चुके हैं वो परिभाषा, परासरण की परिभाषा। ठीक है, अब क्या पढ़ रहे हैं, परासरण दाब। ठीक है, तो ये पिस्टन ऊपर उठ चुका है। अब पढ़ेंगे परासरण के बारे में, दूसरी कंडीशन। ठीक है, जब ये पिस्टन उठा हुआ था, अब अपन क्या करेंगे, इसको वापस, इस पिस्टन को अपन नीचे दबाएंगे। कब तक दबाते रहेंगे, जब तक कि पहली वाली कंडीशन अपन को प्राप्त नहीं हो जाती। ठीक है, इस पिस्टन पे अपन एक दाब लगाएंगे। इस दाब से क्या होगा, जो विलायक के अणु थे जो कहाँ पहुंच चुके थे, अपने बी भाग की ओर पहुंच चुके थे, जिसके कारण पिस्टन उठा हुआ था। ठीक है, अपन क्या करेंगे, P2, ठीक है, बी कंपार्टमेंट की तरफ, बी भाग की तरफ ऊपर से दाब लगाएंगे, जिससे क्या होगा, ये पिस्टन कहाँ आएगा, नीचे की ओर। नीचे की ओर क्यों आएगा, क्योंकि जो विलायक के अणु बी में पहुंच चुके थे वो वापस कहाँ जाएंगे, ए की ओर, जिससे क्या हो जाएगा, ठीक, जिससे क्या होगा, ये अपनी साम्यावस्था को या पूर्वावस्था को प्राप्त कर लेगा। ठीक है, जिससे अपनी ये पूर्वावस्था को प्राप्त कर लेगा। तो जो दाब लगाया वही दाब क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। वही दाब क्या कहलाएगा, परासरण दाब। मतलब क्या हुआ, ठीक है, परासरण की घटना को रोकने के लिए जो विलयन की ओर कहाँ लगाएंगे, ध्यान रखना, कहाँ लगाया अपने, विलयन की तरफ जो दाब लगाया जाता है, उसी दाब को क्या बोलते हैं अपन, परासरण दाब, या क्या बोल देंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब कहाँ लगाया जाएगा, विलयन की ओर लगाया जाता है, जिससे क्या हो जाता है, परासरण की घटना क्या हो जाती है, रुक जाती है, या ये अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, परिभाषा लिखिएगा आप इसकी। ठीक है, परासरण में विलायक का विलयन की ओर प्रवाह साम्य अवस्था तक होता रहता है। ठीक है, इस प्रवाह को विलयन पर अतिरिक्त दाब लगाकर रोका जा सकता है।
दाब लगाकर रोका जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से, अतः वह दाब जो विलायक के प्रवाह को रोकता है, उसे परासरण दाब कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से एक और परिभाषा, एक विलयन का परासरण दाब वह अतिरिक्त दाब है जो परासरण को रोकने अर्थात विलायक के अणुओं को अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन की ओर जाने से रोकने के लिए लगाया जाता है। परासरण दाब को पाई से व्यक्त किया जाता है। किससे व्यक्त करेंगे इसको? पाई से। ठीक है, परासरण दाब को पाई से व्यक्त किया जाता है। परासरण दाब को पाई से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, ये डायग्राम, अब किसके बारे में बात कर रहे हैं? डायग्राम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, डायग्राम किस तरीके से लिखिए, चित्र के अनुसार आयताकार पात्र लेते हैं जो कि समान भागों में अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक होता है। दोनों भागों में पिस्टन P1 तथा P2 लगे होते हैं। पात्र के दो भाग A एवं B होते हैं, जिनमें क्रमशः विलायक, मतलब A में क्या भरेगा? विलायक। जिनमें क्रमशः विलायक और विलयन भरे होते हैं। ठीक है, यहां तक कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट लाइन से प्रक्रिया क्या हुई? जो विलायक के अणु थे ये ए भाग से कहां गए? बी की ओर। किससे होते हुए? अर्ध पारगम्य झिल्ली से होते हुए, जिससे क्या हुआ? पिस्टन P1 तो नीचे आया और P2 कहां चला गया भाई? ऊपर की ओर चला जाता है। लिखिए नेक्स्ट लाइन से, अब प्रक्रिया में क्या हुआ यहाँ लिखिए, परासरण के कारण विलायक के अणु विलयन की ओर अर्थात पात्र के भाग A से भाग B में, पात्र के भाग A से B की ओर प्रवेश करते हैं, जिससे P2 पिस्टन ऊपर की ओर उठने लगता है तथा पिस्टन P2 ऊपर की ओर उठने लगता है तथा P1 नीचे की ओर आ जाता है। ठीक है, ये तो पढ़ लिया अपन। अब क्या करेंगे? थर्ड लाइन में अपन P2 की ओर क्या लगाएंगे? जो ऊपर उठ चुका था। दूसरी कंडीशन क्या लगाएंगे? अपन दाब लगाएंगे, जिससे क्या होगा? ये P2 तो कहां जाएगा? नीचे की ओर। जो P1 पहले था पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लेता है। जो अतिरिक्त दाब अपन ने विलीन की ओर लगाया उसको क्या बोलेंगे अपन? परासरण दाब। लिखिए नेक्स्ट लाइन से, अब पिस्टन P2 को प्रारंभिक अवस्था में लाने के लिए बाह्य दाब प्रयुक्त करते हैं। यही बाह्य दाब
यही बाह्य दाब परासरण को रोकने के लिए, यही बाह्य दाब परासरण को रोकने के लिए आवश्यक होता है। अतः यही बाह्य दाब, अतः यही बाह्य दाब बाहर से लगा रहा अपने, अतः यही बाह्य दाब परासरण दाब कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, क्लियर यहां तक। उसके बाद आप डायग्राम बनाइएगा ढंग से एकदम, ठीक है, सोचते हुए कौन सा प्रोसेस हो रहा है, विलायक के अणु कहां से कहां की ओर जा रहे हैं, फिर अपन ने बाह्य दाब लगाया जिससे क्या हुआ, वापस प्रोसेस दूसरी कंडीशन में क्या हो गया, जो ए से बी की ओर जा रहे थे वापस जो विलायक अणु है वापस कहाँ चले गए, ए की ओर, जिससे वापस क्या आएगी, साम्य अवस्था या पुनः प्रारंभिक अवस्था अपन को प्राप्त होगी, प्रारंभिक अवस्था। ठीक है, तो आप डायग्राम अच्छे से बनाइएगा, क्लियर कट एकदम। ठीक है, नामांकन देख लीजिएगा, ये क्या है, ए की ओर विलायक, बी की ओर विलयन, एसपीएम, P1 P2। ठीक है, डायग्राम को आप वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं। देखिए अब परासरण दाब को, ठीक है, लिखिए नेक्स्ट लाइन सर, परासरण को निम्नलिखित विधियों द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, कुछ विधियां नाम दे रखे हैं, डिटेल नहीं अपने पास। ठीक है, लिखिए परासरण को निम्नलिखित विधियों द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, पहली फेफर की विधि, फेफर की विधि। ठीक है, दूसरा लिखिएगा मोर्स तथा फ्रेजर की विधि, मोर्स तथा फ्रेजर, फ्रेजर की विधि। ठीक है, नेक्स्ट बर्कले एवं हार्टले की विधि, बोर्ड पे लिख रहा हूं, बर्कले एवं हार्टले की विधि। ठीक है, तीन विधि अपने पास, तो जो सबसे फेमस है वो कौन सी, बर्कले एवं हार्टले की विधि है। ठीक है, क्लियर है यहां तक। तो ये विधि हमें अपने पास। अब बात करते हैं इसके सूत्र के बारे में। ठीक है, तो आदर्श गैस समीकरण का सूत्र क्या होता है अपने पास, बात कर रहा हूं किसकी, आदर्श गैस समीकरण। तो आदर्श गैस समीकरण क्या होती है, 11th में आपने पढ़ा होगा, पीवी बराबर क्या भाई, एनआर। ठीक है, तो ये क्या अपने पास, आदर्श गैस समीकरण, आदर्श ठीक है। अब जो मेरे पास विलयन है, ध्यान रखना कौन से विलयन होते हैं, ये तनु विलयन। ठीक है, तो तनु विलयन भी क्या करते हैं, एक प्रकार से आदर्श गैस समीकरण का पालन करते हैं। ठीक है, तो बताया आपको परासरण दाब का सिंबल क्या होता है अभी, पाई। ठीक है, तो ये ठीक है, आदर्श गैस समीकरण की बात कर लेते हैं अपन। ये क्या होता है, P क्या होता है दाब, V क्या होता है आयतन, N क्या होता है मोल, R क्या होता है गैस नियतांक, सार्वत्रिक गैस नियतांक, और T क्या होता है मेरे पास, ताप होता है। ठीक है, तो तनु विलयन भी क्या करते हैं, आदर्श गैस समीकरण की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन अपन जो दाब होता है इसको किससे बताते हैं, पाई से। P की जगह क्या लेते हैं अपन, क्या पाई, V और बाकी सेम, ये क्या हो जाएगा ST। ठीक है, पाई क्या है मेरे पास, यहाँ परासरण दाब। ठीक है, S क्या है मेरे पास, नियतांक। ठीक है, बाकी V क्या है, आयतन। ठीक है, T क्या है, ताप। ताप किस में लेते हैं अपन, केल्विन के अंदर। ठीक है, तो ये पाई हो गया, N अपॉन क्या हो गया, ये P को मैं इधर ले आया तो क्या हो गया ST। ठीक है, और N अपॉन V क्या होता है, N अपॉन V क्या होता है, सांद्रता। ठीक है, N अपॉन V क्या बोलते हैं इसको, सांद्रता या मोलरता, ध्यान रखना मोलरता है ये।
तो इसकी जगह n अपॉन v की जगह क्या क्या लिख सकते हैं अपन, CRT। वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ठीक है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है, CST। ठीक है, तो इस इक्वेशन के बारे में लिखते हैं अपन, लिखिए नेक्स्ट लाइन से वीडियो के नीचे, नेक्स्ट लाइन से, इनमें से बर्कले तथा हार्टले की विधि जो लिखी अपने थर्ड नंबर पे, इनमें से बर्कले तथा हार्टले की विधि सर्वाधिक उपयुक्त है। अतः आदर्श गैस समीकरण के समान, कोष्टक में लिखेगा PV बराबर nRT के समान विलियन का सामान्य समीकरण पाई V NST दिया जाता है। यहाँ पाई परासरण दाब तथा S एक नियतांक होता है। ठीक है, आप ये कॉपी कर लीजिए बोर्ड से।